हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इससे पहले जितना ही वीडियो बनाया हूँ देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइट करवा रहे थे क्वेश्चन दोस्तों। लाइट में क्या है, प्रकाश जो होते हैं छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। किसके? तो फोटोन के। प्रकाश जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं क्या? फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? किसने स्थापित किया था? तो हाइगेंस ने किया था। किसने किया था? हाइगेंस ने किया था। प्रकाश तरंग का सिद्धांत को स्थापित हाइगेंस ने। कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग इसलिए होती कहते हैं क्योंकि वह ध्रुवीकरण कर सकता है। कौन सी यह परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक है? कौन सी घटना हो सकती है जिससे हम कह सकते हैं कि यह अनुप्रस्थ तरंग है? तो उसका कारण कौन है? ध्रुवीकरण। कौन? ध्रुवीकरण जो होगा यह अनुप्रस्थ तरंग का इंडिकेटर है। यानी अगर अनुप्रस्थ तरंग पकड़ना है तो वह ध्रुवीकरण करेगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने खोज किया था। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो अथी होता है, इफेक्टनेस होता है, किसने खोज किया था? मैक्सवेल ने। प्रकाश के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्वरूप का खोज किसने किया? तो मैक्सवेल ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था प्रकाश का? तो मैक्सवेल ने किया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने बतलाया। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है किसने दिखलाया? तो ग्रेमाल्डी ने दिखलाया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया तो एच हर्ट्ज ने किया। प्रकाश जो होता है विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है तो कौन करता है? एच जो हर्ट्ज होता है, एच हर्ट्ज जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। प्रकाश यानी लाइट, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जिसे। इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट किसने प्रतिपादित किया? तो एच हर्ट्ज ने। इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्टनेस किसने प्रतिपादित किया? तो एच हर्ट्ज ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? एच हर्ट्ज ने किया था। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवन है। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है तो ध्रुवन नहीं होगी। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होगा? यानी प्रकाश और ध्वनि दोनों ध्रुवन अथी नहीं कर सकता है, ध्रुवन नहीं कर सकता, घटित नहीं कर सकता, लेकिन विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन कर सकता है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी और की कोर से मुड़ना क्या कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है। क्या कहला जाएगा? विवर्तन। किसी अवरोध की कोर यानी अवरोध का जो किनारा होता है उससे अगर प्रकाश मुड़ता है तो क्या कहला जाएगा? विवर्तन कहला जाएगा। किसी और से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तरंग की पुष्टि कौन करेगा? व्यतिकरण का सिद्धांत।
व्यतिकरण का सिद्धांत जो कहेगा प्रकाश एक तरंग की प्रकृति का होता है, कौन बतला सकता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत ही कौन व्यतिकरण का सिद्धांत कर सकता है? प्रकाश तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करेगा? व्यतिकरण का सिद्धांत करेगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश जो विकिरण की प्रकृति होती है किसकी होती है? तरंग और कण दोनों की। तरंग भी होगा और कण भी होगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, हाँ होती है, तरंग और कण दोनों के। तरंग और कण दोनों का होगा, तरंग और कण दोनों का होगा प्रकाश विकिरण की प्रकृति। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है कौन कौन? तरंग और कण। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की परिघटना क्या कहलाता है? प्रकाश के परावर्तन कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। प्रकाश तरंगें क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगें होती है। ध्रुवण की घटना से हम कह सकते हैं। कारण क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यह ध्रुवण कर सकता है, पोलिफिकेशन कर देगा, इसलिए हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगें है। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो 4 × 10⁹ किलोग्राम पर सेकेंड, यानी हर एक सेकंड में 4 × 10⁹ किलोग्राम उसका वजन घट रहा है। किस दर से कम हो रहा है उसका द्रव्यमान? तो 4 × 10⁹ किलोग्राम, 4 × 10⁹ किलोग्राम पर सेकेंड के स्पीड से घटते जा रहा है। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। ओके, 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। तो सूर्य इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो ऊर्जा द्रव्यमान उसका कम रहा है 4 × 10⁹ किलोग्राम पर सेकंड के स्पीड से, और ऊर्जा दे रहा है कितना? 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। तो मास कितना की स्पीड से घट रहा है? 4 × 10⁹ किलोग्राम पर सेकंड से। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। प्रकाश का वेग यानी लाइट का वेलोसिटी किसने ज्ञात किया था? रोमर ने जो लाइट का वेलोसिटी के बारे में ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम होगा कहाँ? निर्वात में। प्रकाश का जो वेग होगा अधिकतम कहाँ होगा? निर्वात में होगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होगा कहाँ? निर्वात में। माध्यम से तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। माध्यम से तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की जो वेलोसिटी कैसी रहेगी? वैसी ही रहेगी। अगर तापमान बढ़ जाएगा तो प्रकाश का वेलोसिटी क्या होगा? वैसा ही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। टेम्परेचर बढ़ जाएगा अभी तो। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न होती है। देखिए, जल, कांच और हीरा में प्रकाश का स्पीड बताना है। तो जल में सबसे ज़्यादा होगा हीरा की तुलना में, कांच में ज़्यादा होगा हीरा की तुलना, सबसे कम होगा हीरा में। यानी हाँ, कांच और जल की तुलना में किसमें प्रकाश तेजी होगा, स्पीड होगा? तो जल में। जल और कांच में किसमें सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा लाइट का? तो जल में होगा। कांच और जल का कंपैरिजन करना है तो जल में, और कांच और हीरा में कंपैरिजन करना है तो कांच का ज़्यादा होगा। कांच और हीरा में कंपैरिजन करना है तो कांच का ज़्यादा होगा। क्या? तो लाइट का वेलोसिटी, लाइट का जो वेलोसिटी है कांच में ज़्यादा होगा हीरा की तुलना में। और कांच और जल में अगर करना है कंपैरिजन लाइट का वेलोसिटी, तो जल में ज़्यादा होगा कांच की तुलना में। तो इस प्रकार जल, कांच और हीरा हो जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने प्रकाश का लगभग कितना सेकंड लगता है? 8 मिनट लगता है, नहीं 1 सेकंड लगता है। देखिए, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने बोला है, सूर्य से नहीं, चंद्रमा से बोला है। ओके, चंद्रमा से आने में कितना मिनट लगता है? सूर्य से 8 मिनट और चंद्रमा से आने में 1 मिनट लगेगा।
प्रकाश का वेलोसिटी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भौं सा भाग दिखाई पड़ता है। भौं सा दिखाई पड़ता है, वह किरीटा होता है। हाँ, किरीटा ही होता है, इसे कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भौं सा दिखाई पड़ता है, वह क्या होता है? किरीटा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है कितना? पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय होता है 460 सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण करने का अधिकतम समय कितना होता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 460 सेकेंड हो सकता है। 460 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा बीच में होगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण घटित होगा कब? तो पूर्णिमा के दिन होगा। चंद्र ग्रहण कब घटित होगा? तो पूर्णिमा के दिन होगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होगा? एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यह काटा हुआ हीरा जगमगाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठे व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ या छोटा दिखाई पड़ता है। रीजन है अपवर्तन। जब कोई कॉम्पैक्ट डिश सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखा देता है। इसकी व्याख्या की जाती है किससे? परावर्तन व विवर्तन की परिघटना के आधार पर। परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर जब कोई कॉम्पैक्ट डिश सूर्य से प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखा देते हैं। इसकी व्याख्या की जाती है किससे? परावर्तन व विवर्तन की परिघटना के आधार पर कर सकते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई पड़ती है? तो वह है अपवर्तन के कारण। ओके। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है? तो वह है प्रकाश का अपवर्तन। पानी में डूबी एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर की ओर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कब? जब प्रकाश होता है सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है कब? प्रकाश का सघन माध्यम को आपतन कोण से अधिक के साथ। सघन माध्यम को आपतन कोण से अधिक के साथ होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होगा सघन के माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से गुजरता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तथा उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है।
किससे आपतित अधिक होता है? तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है। अधिक कोण पर, क्रांतिक कोण एवं अधिक कोण होता है, उस पर आपतित होता है। तो यह पूर्णतः सघन माध्यम में लौट जाती है। पूर्ण इस प्रकार का प्रकाश का पुनः लौटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तथा उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है तो यह पूर्णतः सघन माध्यम से लौट जाती है। पूर्ण इस प्रकार का प्रकाश को पुनः लौटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष अपवर्तन अपरावर्तन दोनों से होता है तब बनता है। इंद्रधनुष में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होगा, यानी अपवर्तन और परावर्तन। मृगमरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? TIR। पेट या शरीर के अंदर आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपिक आधारित होती किस पर? TIR पर आधारित होती है। TIR पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। पेट के या शरीर के आंतरिक अंगों को देखना हो या अन्वेषण करना हो तो वह तकनीकी इंडोस्कोपी में आधारित होती है। तो इंडोस्कोपी किस पर आधारित होती है? TIR पर। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठ दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। कहाँ? कांच से वायु में जाएगा तो सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है कब? यदि कांच से वायु में जाए। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, कारण क्यों? चटका हुआ कांच प्रतीत इसलिए होता है कि TIR के कारण होता है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत क्यों होगा? चटकीला प्रतीत होता है TIR के कारण। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन व TIR होने पर, अपवर्तन और TIR आंतरिक परावर्तन होने पर ही इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष तभी बनेगा जब वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन, वर्षा की बूंदों पर गिर जाता है, ठीक है, तो अपवर्तन आंतरिक परावर्तन होगा। इंद्रधनुष कितने रंग का होता है आप ही बताइए? 7 रंग का। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? TIR पर। प्रकाशीय फाइबर किस पर काम करता है? TIR पर। संबंधित माध्यम युग के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? समग्र आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। संबंधित माध्यम युग के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर, सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगा। सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? TIR कहा जाएगी। इनमें से बताना दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष दीर्घ दृष्टि कौन होगा? तो 2 और 3 होगा। कोई व्यक्ति निकटतम वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है। हाँ, नहीं देख सकता है दीर्घ दृष्टि में। दीर्घ दृष्टि में निकटतम की वस्तु को देख नहीं पाएगा। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। आँख का जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु, वह सामान्य स्थिति से दूर हो जाएगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है?
ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्र गोलक होते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दिखाई पड़ेगा? प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ेगा? प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होगा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति समान बनी रहेगी। आवृत्ति जो है समान बनी रहेगी। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या आवृत्ति समान बनी रहेगी। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन जो होगा सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। किसके कारण? प्रकाश का विसरण जो होगा धूल कण के कारण होता है। सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई पड़ता है। चंद्र सतह पर तो काला दिखाई पड़ेगा क्योंकि वायुमंडल नहीं है वहाँ। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है, अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है। क्यों लेंस की तरह? अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है। गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के अंदर है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार कार्य करेगा? तो अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा क्योंकि अवतल लेंस पर आपतित किरणें लेंस के दोनों ओर अपवर्तित होकर लेंस के मुख्य अक्ष से बाहर की ओर मुड़ जाती है। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। क्यों? यातायात सिग्नल में प्रकाश लाल इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकाश यूज किया जाता है क्योंकि सबसे कम परिक्षेपित होगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है कब? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय वायुमंडल लालिमा छा जाती है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होगा? लाल रंग का, इंद्रधनुष का। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वह उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण कहा जाएगा। सूखा वायु चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला वायु धुतीहीन होती है, मतलब बुझा हुआ प्रतीत होती है? तो इसका कारण है परावर्तन। इसका कारण क्या है? परावर्तन। सूखा वायु चमकीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण है परावर्तन। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का। पेरिस्कोप बनाने में, टेलीस्कोप नहीं बल्कि पेरिस्कोप।
साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? भूली, परावर्तन व व्यतिकरण। भूली, परावर्तन व व्यतिकरण जो है यही है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना। वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का या उत्तल दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। निम्न से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना बाकी अपवर्तन का परिणाम है। सूर्य का अपनी वास्तविक उदय से 2 मिनट पहले दिखाई पड़ना। तो सूर्य को वास्तविक उदय से पहले 2 मिनट पहले दिखाई पड़ना अपवर्तन का परिणाम है। रात के समय तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का परिणाम है। रात के समय तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का परिणाम है। अपवर्तन के कारण ही रात के समय तारा टिमटिमाता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, ये क्या कारण है? ये भी अपवर्तन है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना क्या कारण है? अपवर्तन। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक के द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है डॉक्टर। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। वाहनों के उग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। वाहनों के अग्रदीप यानी आगे वाले भागों में जो दर्पण का प्रयोग करता है वो कौन सा दर्पण का? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का। कौन सा इसमें फार्मूला सही है? तो 1/u + 1/v बराबर 1/f सही है। 1/u + 1/v बराबर 1/f ये दर्पण का फार्मूला हो गया। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखें में कहाँ बनता है? रेटिना पर बनेगी। नेत्र का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है कहाँ? कैसा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा व छोटा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है कितनी? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी कितने? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी रखनी होगी। जब 2 समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो अनंत हो सकता है। कितनी होगी? अनंत या 4? अनंत होगी।